गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी सी। बायोलॉजी मेड इजी, क्योंकि बायोलॉजी समझने की चीज़ है, रटने की नहीं। आई एम डॉक्टर प्रांजल जैन एंड आई विल बी हेल्पिंग यू understand the concepts of biology that will help you score good marks in your class 11th exams, boards and NEET exam. प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ क्योंकि वो अनअवॉइडेबल है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि वो मुझे मोटिवेशन देता है और वीडियोस बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई विल बी यूजिंग द बुक ट्रूमैन बायोलॉजी 2018 edition, which is considered to be the best for preparation of biology for your school exams as well as NEET. मैं पर्सनली ये बुक रेकमेंड करती हूँ क्योंकि इस बुक में बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट्स हैं और समझाने के लिए तो मैं हूँ ही। I will be covering this book keeping in mind your school exams as well as NEET, क्योंकि अगर हमें कंसेप्ट पता होगा तो हम दोनों एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दे पाएंगे। My videos will be in both English and Hindi, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, एंड आई विल शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने 5 years पहले अपने प्रिपरेशन के टाइम यूज़ किए थे टू मेमोराइज। And I have my Instagram channel as BiologyZ, in which I will be sharing different question answers, and I have my Instagram channel as BiologyZ, in which I will be sharing different question answer sessions and different tips and tricks, so you can also follow me there. So this is the first video of my channel and I'll be starting with the contents. The unit 1, that is diversity of living organisms. So let's jump to the chapter. So let's start with the first chapter, the living world. Now first, इस चैप्टर में पहले ये दिया हुआ है कि what is living. You can read here. जो क्वेश्चन आता है वो है what are the characteristics of living being. So यहाँ पे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं. Let's study one by one. First is the cellular structure. Cellular structure is called the defining property of living being. मतलब अगर कोई लिविंग बीइंग है, अगर किसी चीज़ में सेल्यूलर स्ट्रक्चर है तो वो डेफिनेटली लिविंग बीइंग है. जो सेल्स होती हैं वो प्रोटोप्लाज्म की बनी होती हैं एंड प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड लिविंग मैटर एंड कॉम्पोजिशन इज नोन. अब उसमें क्या क्या होता है वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन अब इसमें जो मेन चीज़ दी हुई है वो है कि प्रोटोप्लाज्म एंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन वायरसेस. द सेकेंड इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द सम टोटल of all chemical reactions occurring in an organism due to specific interactions amongst different types of molecules within the interior of cells is called metabolism. मतलब जितनी भी chemical reactions एक organism में हो रही हैं, किसकी वजह से? interactions की वजह से. किन के बीच में? different molecules. cells के अंदर जो different molecules हैं उनके बीच में जो स्पेसिफिक इंटरेक्शंस हो रहे हैं उनकी वजह से जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब को कलेक्टिवली उस प्रोसेस को एक कलेक्टिव टर्म दे दिया जाता है जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म. एंड मेटाबॉलिज्म इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स. जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग्स की, वैसे ही मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग्स की. अब मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप होते हैं, कैटाबॉलिज्म
और एनाबॉलिज्म। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। कैटाबॉलिज्म, कैट काटना, तो काट रहे हैं तो छोटा हो रहा है, मतलब ये हमेशा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होगा। कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, तो हम किसी चीज़ को काट रहे हैं तो वो चीज़ छोटी होगी, तो ब्रेक डाउन रिएक्शंस, द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इज़ द कैटाबॉलिज्म। देखो यहाँ पे लिखा भी है KATA, काटना, ऐसे याद रख सकते हैं। नाउ अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म होता है कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या है, बिल्डिंग अप रिएक्शंस होते हैं ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of chlorophyll, light energy and enzymes gives glucose, water and oxygen। अब ये जो ग्लूकोज है एंजाइम्स और एनर्जी के प्रेजेंस में के वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में, जो कि स्टोर हो जाता है प्लांट में। तो ये एग्जाम्पल था एनाबॉलिज्म का, दैट इज़ द कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म, दैट इज़ द कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। अब देखते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसमें क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस। Potential energy present in complex substances, potential energy present in complex substances is converted into kinetic energy। फिर अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रेस्पिरेशन। इसका एग्जाम्पल होगा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंजाइम्स की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनाता है। नाउ हेयर डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज गिवन। एनाबॉलिज्म में देखें तो एनाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल फ्रॉम सिंपलर वंस प्रोड्यूस होते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंपल सब्सटेंस बनते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स से सिंपल से, एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनेगा। एनाबॉलिज्म क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। और कैटाबॉलिज्म क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी है इज चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। एनाबॉलिज्म क्यों चाहिए होता है? फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्टोरेज। कैटाबॉलिज्म क्यों चाहिए होता है? कैटाबॉलिज्म इसलिए चाहिए होता है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग बींग्स। एनाबॉलिज्म fewer type of precursors form diverse products। कुछ ही चीज़ों से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? बहुत सारे टाइप के बड़े जो सब्सटेंसेस हैं उनके ब्रेकडाउन से बहुत कम टाइप के सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मतलब कि एनाबॉलिज्म डाइवर्जिंग रिएक्शन है। एनाबॉलिज्म डाइवर्जिंग रिएक्शन है और कैटाबॉलिज्म कन्वर्जिंग रिएक्शन है। नेक्स्ट, फर्स्ट हमने पढ़ा सेल्युलैरिटी,
फिर हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या होता है? इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल। अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज इट्स मास बाय सेल डिविजन। ग्रोथ में मास कैसे बढ़ता है? किसी इंडिविजुअल का मास कैसे बढ़ता है? सेल डिविजन से। प्लांट्स में क्या होता है? ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ एज दे हैव मेरिस्टेमेटिक एरियाज वेयर सेल डिविजन अकर रेगुलरली। प्लांट्स में मेरिस्टेम होती है जहाँ पे मतलब कि ग्रोथ के एरियाज होते हैं, वहीं वहीं पे ग्रोथ होगी। वो सेंटर्स ऑफ ग्रोथ हो जा कहते हैं उन्हें। सेंटर्स ऑफ ग्रोथ हैं जहाँ से ग्रोथ होनी है, मतलब वहीं वहीं से ग्रोथ होगी, और ये नहीं कि कहीं से भी, वहीं से ही ग्रोथ होगी। एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में क्या होता है? ग्रोथ अकर्स टू अ सर्टेन एज आफ्टर विच सेल्स डिवाइड ओनली टू रिप्लेस वॉर्न आउट एंड लॉस्ट सेल्स। एनिमल्स में क्या होता है? एक पॉइंट तक ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, और फिर सेल्स डिवाइड सिर्फ जो पुरानी सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए होती हैं। अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, वो भी ग्रो करते हैं बाय सेल डिविजन। हाउएवर सेल डिविजन इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। अब सिंगल सेल है, उसी में वही सेल डिवीजन जो हो रहा है वो रिप्रोडक्शन का मेथड भी हो जाएगा उनमें। हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर हैं, उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंटरनल ग्रोथ शो करते हैं। कैसे? एडिशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी। और इस मेथड को क्या कहते हैं? इंटरससेप्शन। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आता है, जिसका मतलब है इंटस मतलब विद इन, और सस्वायर मीन्स टू रिसीव। अब एक डेड ऑर्गेनिज्म a dead organism does not grow. However, some non-living articles can increase in size. Example, mountains, boulders, crystal stones. It is due to addition of similar materials to their outer surface. अब ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्रीशन। एक्रीसेर मीन्स टू इंक्रीज। अब लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं, लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक कौन से होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग मैटर लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो कि लिविंग मैटर, जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो मैटर है, लिविंग मैटर है, जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस हो गया। जैसे कि एनिमल सेल की अगर हम बात करेंगे तो ये एक एनिमल सेल है, इसमें आपका ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये आपका न्यूक्लियस आ गया, ये चीज़ आपकी होगी साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिविंग मैटर है उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म।
अब जो प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस होते हैं वो तो हमें पता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के लिविंग मैटर के कंपोनेंट्स हैं। एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? नॉन लिविंग मटेरियल्स फॉर्म्ड बाय द सेल्स विच बिकम कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यूज़। मतलब कि ऐसे मटेरियल जो कि नॉन लिविंग मटेरियल हैं, जो कि सेल के थ्रू ही बनाए गए हैं और वो टिश्यू के कंपोनेंट बन जाते हैं, जैसे कि सेल वॉल, फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स, बोन एंड कार्टिलेज। ये सब क्या क्या होते हैं आगे आएगा, आगे पढ़ेंगे। केमिकली अगर देखा जाए तो ग्रोथ क्या होता है? इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ग्रोथ अकर्स व्हेन एनाबॉलिज्म एक्सीड्स कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस। एनाबॉलिज्म क्या होता है? फॉर्मेशन। जब फॉर्मेशन ज़्यादा होगा डिस्ट्रक्शन से तभी तो ग्रोथ होगी। यही कह रहे हैं यहाँ पे, देयर विल बी नो ग्रोथ इफ़ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। डी ग्रोथ क्या होता है या नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है? व्हेन कैटाबॉलिज्म एक्सीड्स एनाबॉलिज्म, तो ये नेगेटिव ग्रोथ होगी। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड, of the similar kind. Life arises from pre-existing life. Life arises from pre-existing life. Reproduction is not essential for survival of individuals. It is required for perpetuation of a population. मतलब पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, लेकिन किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। Ability for reproduction develops when a young individual becomes mature. Then reproduction is of two types, asexual and sexual. Asexual reproduction is uniparental, while sexual reproduction is generally biparental. Sexual reproduction is the formation of new individual from specialized or unspecialized parts. Asexual reproduction is the formation of new individuals from specialized or unspecialized parts of a single parent. Point to be noted: single parent without the formation of and fusion of gametes. Gametes are the sex cells. तो जो गैमीट्स होते हैं उनके विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो न्यू इंडिविजुअल बनता है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट अकर्स बाय स्पोर्स, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. ये अलग अलग टाइप्स हैं जो कि होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट्स. सेक्स सेल्स ही गैमीट्स होते हैं. द फ्यूजन प्रोडक्ट और जाइगोट गिव्स राइज टू एन ऑफस्प्रिंग. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस. मतलब दोनों एक ही हैं. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल है. मैनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. अब ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि विच आर द एनिमल्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस. म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब कि सिर्फ हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ये तय नहीं कर सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है.
पहले हमने ऊपर जो देखा वो थे कि सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, वो हमारे डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक थी लिविंग बींग्स की, लेकिन रिप्रोडक्शन हम डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं बता सकते क्योंकि कई ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो क्या वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल हैं। तो नो नॉन लिविंग तो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैज़ द पावर टू रिप्रोड्यूस और रेप्लिकेट। नाउ नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस। इट इज़ अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सराउंडिंग्स के प्रति हमारा रिस्पॉन्स और अवेयरनेस, वो होती है कॉन्शियसनेस। द एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये 3 स्टिमुलाई हो सकते हैं। द स्टिमुलाई आर परसीव्ड बाय द सेंस ऑर्गन्स इन हायर एनिमल्स। जो सेंस ऑर्गन है उससे हम स्टिमुलाई पहचानते हैं, और जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? आइज़, ईयर, नोज़। अब प्लांट्स में कोई ऐसे सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं। However, they do respond to the external factors such as light, water, temperature, pollutants, and other organisms. फोटो पीरियड क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर टू लाइट इन्फ्लुएंस reproduction in those animals and plants which breed during particular season, that are the seasonal breeders. जो फोटो पीरियड होता है, दिस वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, और जो कि क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर टू लाइट. नाउ all organisms from primitive prokaryotes to the most advanced and complex eukaryotes are able to sense and respond to the environment. Ab humans have additional facility of self-consciousness. Consciousness is said to be the defining property. अब फिर से यही defining property आ गई है, consciousness. If a patient is lying in coma and is supported by machines for various functions, self-consciousness and consciousness to the external environment are supposed to be absent. Some of these patients never come back to normal life. They can either be called living or non-living or dead. Next is organization. Organization क्या होता है? A living being has an organization. मतलब living being consists of several components and subcomponents which cooperate with one another for the well-being of the whole organism. एक living being में multiple level organization होता है. This can be a question and it has come many a times. Multiple level organization. Each level of organization has its own properties which are not found in its constituents. A cellular organelle develops a property not found in its interacting molecular components. मतलब कोई बड़ी यूनिट है, वो जो प्रॉपर्टी उसमें होगी बड़ी यूनिट में, वो प्रॉपर्टी उसके इंडिविजुअल छोटी यूनिट जिससे वो बना है उसमें नहीं होगी. एज अ होल अगर वो यूनिट्स फंक्शन करती हैं और वो बड़ा यूनिट बनी है, उस बड़ी यूनिट में वो प्रॉपर्टी होगी. A tissue is able to have a trait not found in its constituent cells. Next, we'll talk about energy. Living beings constantly require energy not only to perform various activities of the body but also to overcome entropy or tendency to randomness. The source of energy is food,
It is required by every cell of the body. Next, the most important, homeostasis. Next, the most important is homeostasis. What is homeostasis? Changes in the external environment do not have much impact on the internal environment, as the living beings have a self-regulated system to adjust and maintain the internal environment. This phenomena is called homeostasis. Homois means alike and stasis is standing. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है, आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है. आपका इंटरनल इन्वायरमेंट कूल, काम, कंपोज्ड है. बाहर कुछ भी होता रहे, तो दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टैसिस. और होम्योस्टैसिस हर एक सेल में होता है, एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के. नेक्स्ट इज वेरिएशन, देन अडेप्टेशन. अडेप्टेशन क्या होता है? यूजफुल इनहेरिटेबल वेरिएशंस और चेंजेस इन फॉर्म, फंक्शन एंड बिहेवियर which help an organism to adjust well and successfully in its environment are called adaptations. Inheritable variations या चेंजेस किस किस में? फॉर्म में, फंक्शन में, बिहेवियर में, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है एडजस्ट करने में और सक्सेसफुली एडजस्ट करने में उसके एनवायरनमेंट में, वो होते हैं अडेप्टेशंस. अब अडेप्टेशंस जो है ना, वो अलाउ करते हैं ऑर्गेनिज्म को टू ओवरकम सीजनल एंड अदर चेंजेस इन एनवायरनमेंट. अगर आप कहीं पे जाके अडेप्ट हो जा रहे हो तो जो वेरिएशंस हैं वो आपको इतना फ़र्क नहीं करेंगी. तो ये तो एक एग्जांपल था. अब अडेप्टेशंस 2 टाइप्स के होते हैं. शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस जैसे कि हाइबरनेशन इन मोस्ट एम्फीबियंस and reptiles and some mammals, and long term adaptations जैसे कि claws of different birds are well adapted to suit their perching habits. Next comes healing and repair. अब healing and repair हो सकती है broken और injured parts की. Disposal of waste, जो waste generated हैं वो regularly dispose of होते रहते हैं. Movement, living beings show movement of their parts. Some are able to move from place to place. अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट हिल रहा है तो वो मूवमेंट कहलाएगा. और अगर हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा पा रहे हैं उसको हम लोकोमोशन कहते हैं. नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ डेफिनेट लाइफ स्पैन ऑफ बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, senescence and death. Senescence is the stage before death. Next is death, the stoppage of various life activities by an individual organism accompanied by increase in entropy is called death. डेथ किस किस वजह से हो सकती है? एजिंग, डिजीज़, एक्सीडेंट, प्रिडेशन, कोई खा गया, एज हो जा रही है, डिजीज़ हो गई, एक्सीडेंट हो गया. अब एजिंग इज हाउएवर एब्सेंट इन सम केसेस वेयर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज बाय बाइनरी फिजन. Example, amoeba, bacteria. A fully grown amoeba or a bacterium divides into 2 daughters. In the process, it loses its independent existence. Here, natural death is absent and the organism is immortal. अमर है वो. एक अमीबा था, वो डिवाइड किया, उसने 2 डॉटर अमीबा बना दिए. तो ये वाला तो ख़त्म हो गया ना, पहले वाला ख़त्म हो गया, ये 2 बन गए, तो पहले वाले की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगी. लेकिन इसी से ही तो ये दोनों बने हैं, तो ये तो इमॉर्टल हो गया ना. अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? अकरेंस ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, साइज, कलर, एनाटमी, हैबिटेट एंड हैबिट्स. इसमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ वील कम टू द टर्मिनोलॉजीज.
सिस्टेमैटिक्स क्या होता है? सिस्टेमैटिक्स इज अ टर्म ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद टैक्सोनॉमी. अकॉर्डिंग टू सिम्पसन, systematics is a science that deals with diversity of organisms and all their comparative evolutionary relationships based on study of comparative anatomy, development, comparative biochemistry, comparative physiology and comparative ecology by grouping of organisms at every level of classification right from species to kingdom. Species, genus, family, order, class, phylum, kingdom. या ऐसे देख लो. Higher to lower, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. आएगा भी ये. Higher to lower या ऐसे lower to higher. What is taxonomy? It is the branch of study that deals with principles and procedures of identification, nomenclature and classification of organisms. Classification क्या होता है? Arrangement of organisms into convenient categories or groups on the basis of similarities and differences, certain easily observable but fundamental characteristics. मतलब हमने क्लासीफाई कर दिया कि भाई ये इस ग्रुप का है, इस फैमिली का है, इस जीनस का है, ये इस स्पीशीज़ का है. तो एक चार्ट बन गया कि अगर हम ये नाम लेते हैं तो ये इसका किंगडम ये होगा, फाइलम ये होगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ ये होंगी. व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण. उसका नाम कर रहे हैं हम. साइंस of providing distinct and proper names to organisms so that they can be easily recognized and differentiated from others. Nomenclature के थ्रू एक organism को दो वर्ड नेम दिया जाता है. दो वर्ड्स का एक नेम दिया जाता है, जेनेरिक और स्पेसिफिक. मतलब वो जो दो वर्ड्स होंगे उसमें पहला वर्ड जीनस रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वर्ड स्पीशीज़ रिप्रेजेंट करेगी. मतलब जैसे हम मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इंडिका मतलब इसमें जो मैंगीफेरा है वो है जीनस और जो इंडिका है वो है स्पीशीज़. नाउ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? फाइंडिंग द करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सपोज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज़. एक एक्स, एक वाई, एक जेड. एक एनिमल टी उनकी लोकेलिटी में पाया गया. अब जब उसका हम क्लासिफिकेशन करने बैठे तो हमने देखा कि वो वाई से सिमिलर है. तो अब ये बताया गया कि जो टी एनिमल है वो वाई से सिमिलर है तो वो वाई की स्पीशीज़ में है. की क्या होता है? ये सारे जो टर्म्स हैं ना वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं और डेफिनेशन बता दी जाएगी और बोलेंगे कि व्हाट इज़ दिस कॉल्ड. तो दे आर इम्पॉर्टेंट, पढ़ लीजिएगा. इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक्स अरेंज इन सच अ मैनर दैट by selection and elimination one can easily identify an organism to its name and position. Now अब अगर हम देखें सिस्टेमैटिक्स में सबसे पहले जॉन रे का नाम आता है. जॉन रे, इनकी जो बुक थी दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, हिस्टोरिया जनरालिस प्लांटेरम. इन्होंने स्पीशीज़ को डिफ़ाइन किया एज एन असेंबलेज ऑफ एन इंडिविजुअल विद सिमिलर पेरेंटेज एंड हैव एबिलिटी टू पास द पेरेंटल ट्रेट्स टू ऑफस्प्रिंग. अब लीनियस भी आते हैं. लीनियस की जो बुक है स्पीशीज़ प्लांटेरम. जॉन रे की बुक है हिस्टोरिया
जॉन रे की जो बुक है हिस्टोरिया जनरालिस प्लांटेरम, और जो लीनियस की जो बुक है वो है स्पीशीज़ प्लांटेरम। ये दोनों कन्फ्यूज़न वाले टर्म्स हैं, याद रखना। लीनियस की जो प्लांट्स के लिए बुक है वो तो है स्पीशीज़ प्लांटेरम, और जो एनिमल्स के लिए है वो है सिस्टेमा नेचुरे। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his book. Now, basics of systematic study, इसमें क्या होता है, 4 स्टेप्स हैं: डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। पहले हमने देखा कि वो उसको डिस्क्राइब किया कि वो क्या है, कैसा दिखता है। फिर हमने आइडेंटिफाई करा बेस्ड ऑन द स्टडीड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमने कि वो किसी चीज़ से किसी पहले पाए गए ऑर्गेनिज्म की सिमिलर है या डिफरेंट है। फिर हमने उसे क्लासिफाई करा कि किसी नोन टैक्सा और ग्रुप में हमने उसे डाल दिया, और अगर वो किसी से रिजेंबल नहीं करता है तो हमने एक न्यू ग्रुप या टैक्सॉन दे दिया। फिर हमने उसका नोमेनक्लेचर करा। वेरियस टैक्सा में हमें उसे प्लेस करने के बाद उसका करेक्ट नेम बताया गया, उसका करेक्ट नेम इन्वेंट किया गया। अब क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और किससे ओरिजिनेट हुई थी ये? प्लेटो, फॉलोड बाय एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी, थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी, अप टू लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड हिज कंटेम्प्रेरीज। प्लेटो से स्टार्ट होता है और लीनियस तक ख़त्म होता है। प्लेटो, एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस एंड लीनियस। नेक्स्ट, स्पीशीज आर delimited on the basis of morphological characters. Only a few characters are employed for classification. A few individuals or their preserved specimens are used for study. It is called typological concept. अब आता है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है, मॉर्फो स्पीशीज़ से डील करता है। मॉडर्न में क्या है, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ से डील करता है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, और मॉडर्न में क्या होता है, पॉपुलेशन और बायोसिस्टेमैटिक कॉन्सेप्ट होता है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में स्पीशीज़ को हम स्टैटिक मानते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम स्पीशीज़ को डायनेमिक मानते हैं। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में इट डज नॉट स्टडी एवोल्यूशन एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ स्पीशी, और मॉडर्न में इन दोनों को स्टडी किया जाता है। दिस डिफरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, रियली इम्पॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड। नाउ नोमेनक्लेचर क्या होता है? अब इसमें जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि 2 टाइप्स ऑफ नेम्स दिए जाते हैं, एक कॉमन नेम और एक साइंटिफिक नेम। वर्नैकुलर और कॉमन नेम, दिस टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। कॉमन नेम क्या होता है कि सेवरल टाइप ऑफ नेम होते हैं, पर्टिकुलर लैंग्वेज में, पर्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नाम होते हैं। वर्नैकुलर नेम्स हैव देयर यूजेस, they are based on some minor or major characteristics of organism. Kandali, after the occurrence of spines. दोधक, मिल्की लेटेक्स। ठीक है, फिर क्या कि इनके जो एडवांटेज हैं वो क्या हैं कि बेस्ड ऑन सम माइनर और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सेकंड है कि छोटे होते हैं, ब्रीफ होते हैं। फिर जो उस एरिया के रेजिडेंट्स हैं वो फेमिलियर होते हैं उस नेम से सिंस देयर चाइल्डहुड। फिर ये इजी टू प्रोनाउंस होते हैं। अब अगर तुम मैंगो बोलोगे या कोई मैंजीफेरा इंडिका बोलने लग जाए तो मैंगो ही तो सबको सुनने में अच्छा लगेगा ना, कि हाँ क्या मांग रहे हो जी, क्या चाहिए, मैंजीफेरा इंडिका दे दो भाई, मैंगो दे दो, आम दे दो, यही बोलेंगे। तो दीज आर easier to pronounce and remembered by the residents of the area.
फिर भी जो वर्नैकुलर नेम्स होते हैं दे कैन नॉट बी यूज बाय बायोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म एक एरिया में नहीं होते। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं जिनमें कोई कॉमन नेम नहीं दिया जाता है क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं या अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके तो नाम दे दिए गए हैं। अब कोई एक अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, उसको नाम दे के क्या करेंगे कॉमन रेजिडेंट्स, या जो दिख ही नहीं रही है आँखों से, उनको नाम दे के क्या करेंगे वो। अब कुछ कॉमन नेम्स में कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होती है, रादर दे आर मिसलीडिंग, जैसे कि लव इन अ मिस्ट, नाइजेला डैमसेना, लव इन अ मिस्ट। अब किसी मिस्ट में लव थोड़ी है, नाइजेला डैमसेना। hen and chicken, sempervivum, sobiliferum. Next, forget me not, widow's tears, विडो के किसी किसी विडो के टीयर थोड़ी होंगे वो, विडोज टीयर दे रखा है रोयो स्पीशीज़ को। येस्टरडे, टुडे, टुमारो, कोई मतलब नहीं है इन नामों का लेकिन फिर भी दिए गए हैं। नेक्स्ट, सम कॉमन नेम्स हैव इनकरेक्ट मीनिंग दैट, जैसे कि सिल्वर फिश, जेली फिश, कटल फिश, स्टार फिश, they belong to different phyla and have no relationship with the true fishes. Silver fish is not even aquatic, anthropod होती है। Next, common names cannot be used in communication amongst the scientists of even different regions of the same country, क्योंकि same organism has different local names in different parts. For example, rose is called gulab in Hindi, golab in Bangla, rojapo in Tamil. बटरफ्लाई, तितली होती है हिंदी में, प्रजापति होती है बांग्ला में, और वन्नतु होती है, वन्नतु पूची होती है तमिल में। Sometimes a single organism is known by several names. वाटर लिली के 81 डच नेम्स हैं, 44 फ्रेंच नेम्स हैं, 15 इंग्लिश नेम्स हैं। Likewise, prickly poppy has 8 हिंदी नेम्स। अब डिफरेंट रीजन्स में ऑपोजिंग नेम्स हो सकते हैं, जैसे कि कॉर्न इज मेज इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज वाइल इट इम्प्लाइज wheat and other grains in USA. अब एक नाम 2 या उससे ज़्यादा स्पीशीज़ के लिए यूज़ किया गया। टच मी नॉट इज़ द नेम फॉर बोथ इम्पेशेंस balsamifera, that is balsam, and mimosa pudica, sensitive plant. Dodak is the name of many plants that possess milky latex, euphorbia, sonchus, lonia. A wrong common name cannot be easily corrected. Now scientific और technical names इसीलिए आए। अब binomial nomenclature हम यहाँ पे Linnaeus के नाम सुनते हैं, Philosophia Botanica, Linnaeus in Species Plantarum, Systema Naturae. Binomial nomenclature is the system of providing organism with appropriate and distinct name and consisting of 2 words, first generic and second specific. The first or generic word is called genus, like noun, and its first letter is written in capital. ये जो है ये तरीका है लिखने का कि कैसे लिखना है। फर्स्ट लेटर इज रिटन इन कैपिटल इन स्मॉल फॉर्म, इट्स फर्स्ट लेटर इज रिटन इन स्मॉल फॉर्म एक्सेप्ट ओकेजनली व्हेन इट डिनोट्स अ पर्सन और प्लेस। इसमें ये कह रहे हैं कि जो जेनेरिक वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो तो कैपिटल होगा, और जो स्पेसिफिक नेम है, जो सेकेंड वर्ड है उस नेम का, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। To the 2-word name is appended the name of taxonomist who discovered the organism and provided with its scientific name. Example, Ficus bengalensis L. Mangifera indica Lin, मतलब मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, जीनस का नाम मैंजीफेरा है तो M कैपिटल हो गया, इंडिका स्पीशीज़ है तो I स्मॉल हो गया। लीनियस ने डिस्कवर किया था, लीनियस ने नाम रखा है तो लिन लगा दिया आगे।
अब जो टैक्सोनॉमिस्ट का नाम है वो फुल या एब्रीवेटेड फॉर्म किसी में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे फुल लिख दिया है, पहले एल लिख दिया या लिन लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया है। अब सेवरल टेक्निकल नेम्स होते हैं जिसमें 3 वर्ड्स होते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस, अकेशिया निलोटिका इंडिका, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। Here the first word is generic, second specific, while the third word represents variety. मतलब homo is generic, sapiens is species, variety is sapiens. ये कुछ रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के. These are important but we can skip. Next, अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, दैट टैक्सोनॉमिक हिरार्की क्या होती है, जो मैंने अभी बताया था, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. The hierarchy includes 7 obligate categories. कितनी होती हैं? 7. Kingdom, division, or phylum, class, order, family, genus and species. The categories are arranged in descending sequence, keeping the kingdom at top. अब ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सब कुछ दिया है. ये नेम हो गया, ये आपकी जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, किंगडम, ये दिया है. तो यू कैन गो थ्रू इट. नेक्स्ट, दिस थिंग इज really important. You have to learn it by heart. Very important. आएगा ही आएगा. म्यूल, हिनी, टाइगॉन, लाइगर क्या होते हैं? म्यूल क्या होता है? ये स्टेराइल हैं, इनमें सिर्फ टाइगॉन और लाइगर फर्टाइल हैं, बाकी ये दोनों स्टेराइल हैं. म्यूल क्या होता है? म्यूल होता है फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी का कॉम्बिनेशन म्यूल होता है. हिनी क्या होता है? मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी. टाइगॉन मेल टाइगर और फीमेल लायन. और लाइगर क्या होता है? मेल लायन और फीमेल टाइगर. ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज. नाउ वी कम टू टैक्सोनॉमिकल एड्स, दैट इज द टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी. सबसे पहला, अब इनमें कौन कौन से आते हैं? इनमें आते हैं हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, दैट इज जू, एंड की आर इम्पॉर्टेंट टूल्स. हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड plant specimens mounted on sheets are kept. Maybe you will be making the herbarium file in class 12th if your school makes you to design it. तो उसमें आपको एक फ़ाइल बनानी होती है, उसमें पेपर पे आपके ड्राइड प्रेस्ड प्लांट्स स्पेसिमेंस आपको लगाने होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन लिखनी होती है. I also made my herbarium file of more than 70 species of plants. स्पेशल हर्बेरियम शीट्स आती हैं, तो उस पर हमें वो स्पेसिमेन चिपकाना होता था. ऐसी शीट आती थी, ऐसी शीट आती है. यहाँ पे आपका स्पेसिमेन हो गया और यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन यहाँ लिखा होता है. नेक्स्ट इज़, ये प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे कैसे करना है. यूज़ ऑफ हर्बेरियम, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. ये क्या करता है? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल फ्लोरा एज वेल एज फ्लोरा ऑफ डिस्टेंट एरिया, लोकल एज वेल एज
दूर के एरिया का जो पौधे हैं उसके बारे में जानकारी देता है। करेक्ट ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है और इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें यही आता है कि कहाँ है ये, इनकी ना जो प्लेसेस हैं कहाँ कहाँ हैं ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो वैसे यही वाला आता है, रॉयल बोटानिकल गार्डन्स कहाँ पे है, लार्जेस्ट हर्बेरियम है ना। और इंडिया का सबसे ज़्यादा जिसमें स्पीशीज़ हैं वो कौन सी हैं? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, इंडियन बोटानिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता। अब हम स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? मैनुअल से, फ्लोरा से, मोनोग्राफ से, कैटलॉग से, की से। ये सब की डेफिनेशन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, यू कैन गो थ्रू दीज। नेक्स्ट वी कम टू द बॉटनिकल गार्डन्स। जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, ये बोटानिकल गार्डन्स के यूजेस हैं, जो एडवांटेजेस हैं वो दिए हैं। अच्छा, अब सबसे फर्स्ट बोटानिकल गार्डन कौन सा कहाँ था? पीसा में, इटली। पाडुआ गार्डन्स, इटली। जार्डिन डे जुसों, फ्रांस। लेडेन, नीदरलैंड। सब मेजर बोटानिकल गार्डन्स ऑफ द वर्ल्ड आर। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, सबसे लार्जेस्ट। जो लार्जेस्ट है वो मेन बोटानिकल गार्डन मॉस्को, और फिर इंडिया का इंडियन बोटानिकल गार्डन शिवपुर, कोलकाता। फिर लॉयड बोटानिकल गार्डन, दार्जिलिंग। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में क्या होता है? एक कलेक्शन होता है। फिर फंक्शंस क्या है म्यूज़ियम के? एक्विजिशन ऑफ मटेरियल्स, वहाँ से मटेरियल मिल सकते हैं। वहाँ पे जो कोई भी नया ऑब्जेक्ट ऐड होता है म्यूज़ियम में वो कहलाता है एक्विजिशन। अब मटेरियल्स की रिकॉर्डिंग मिल जाती है हमें, वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है। प्रिजर्वेशन होता है मटेरियल्स का। रिसर्च पर्पस के लिए म्यूज़ियम आर द बेस्ट सोर्स। एग्जीबिशन ऑफ मटेरियल्स के लिए, फिर एजुकेशन के पर्पस से इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम नेचुरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सबसे पहले नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम लंदन, देन these are the important museums which you can remember: National History Museum, Indian Museum Kolkata, Prince of Wales Museum Mumbai, National Museum of Natural History Delhi। ये इंडिया के हैं, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू जूज। जू क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट जू कहाँ सेटअप हुआ था? चेन्नई में। जू क्या होते हैं? वेयर हाई स्टैंडर्ड ऑफ केयर इज़ ऑब्जर्व्ड एंड द एनिमल्स लिव अंडर मोर नेचुरल कंडीशंस। एनिमल्स प्रोवाइड बेटर रिक्रिएशन टू द विजिटर्स। यहाँ पे विजिटर्स अलाउड होते हैं। अब ये कुछ लिस्ट है जूज़ इन इंडिया की। सबसे पहले अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन्स, कोलकाता, और ये यू कैन रिमेंबर दीज। नाउ वी कम टू कीज़। कीज़ क्या होते हैं? इंडेंटेड, ब्रैकेटेड। दो टाइप के कीज़ होते हैं, इंडेंटेड और ब्रैकेटेड। की होते क्या है? टैक्सोनॉमिक की इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस हैविंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विद डाइकोटोमिक टेबल ऑफ alternate characteristics which is used for identification of organisms। अब ये दो टाइप की होती हैं, इंडेंटेड और ब्रैकेटेड। इंडेंटेड की में क्या होता है? दैट इज़ द योक्ड की। द की कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस between two or more characteristics. By careful selection of character at each subdivision, the exact name of the organism can be arrived at। मतलब जैसे कि आपका एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें हम देखते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक, अगर कैरेक्टरिस्टिक ए है
या बी है, हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक है। अगर इसमें ए है तो वो ए में चला जाएगा, फिर ए की लिस्ट में से देखेंगे हम। इसमें बी है तो हम बी में देखेंगे। अच्छा सपोज़ ए आया, तो अब ए आया है तो ए में हम सेकंड कैटेगरी पे पहुंचते हैं, उसमें भी ऐसे ऐसे दो बनेंगी। अब इसमें अगर पी और क्यू पी में है तो फिर पी की कैरेक्टर ऐसे ऐसे करके उसकी छटाई होती जाती है। हम कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, नाउ लेट्स कम टू एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब ये जो है, दिस इंफॉर्मेशन इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। रेड डेटा बुक, ये क्वेश्चन आता है, वाइट टाइगर। यू कैन गो थ्रू दिस इंफॉर्मेशन वंस। ये तो थ्योरी ही है, इसमें तो आपको देखना है। सिल्वीकल्चर एंड दीज डेट्स, ये डेट्स भी पूछ लेते हैं। गिर नेशनल पार्क, एशियाटिक लायंस, काजीरंगा नेशनल पार्क, वन हॉर्न राइनो, दचिगम नेशनल पार्क, हैंगुल स्टैग, केलबुल लमजाओ नेशनल पार्क, world's only floating national park. Don't skip this additional information. Don't skip this additional information. You get a lot of info here. Students, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ like, comment and share this video to your friends and subscribe to my channel for more upcoming videos and press the bell icon so that you never miss any update. Happy reading. Thank you. Bye.